हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में। ईश्वर आपको हमेशा मज़े में रखे, खुश रखे, स्वस्थ रखे। हम बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की, और इसी सिंधु घाटी सभ्यता के क्रम में हमने हमारी पिछली क्लास में कालीबंगा की बात की थी। कालीबंगा में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। कुछ चीज़ें, कुछ साक्ष्य जो कालीबंगा के मिलते हैं, वो कुछ फोटोज़ के माध्यम से मैं अभी आपको फिर से बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा। हमने बात करी थी कि कालीबंगा के प्रत्येक तीसरे घर के सामने, कालीबंगा के प्रत्येक तीसरे घर के सामने कुएं के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस प्रकार के जो है कुओं का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा से प्राप्त कुएं, इस प्रकार के कुओं के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा के प्रत्येक तीसरे घर से मिलते हैं, ठीक है ना। घर के सामने कुएं बने हुए थे। कुछ और देखते हैं। हमने 3 प्रकार के समाधान के साक्ष्यों की बात करी थी, और मैंने कहा कि प्रथम समाधान जो था उसे हमने नाम दिया आंशिक समाधान। आंशिक समाधान का मतलब ये था कि जैसे मृत व्यक्ति के शरीर को खुले में छोड़ दिया जाता था, और खुले में छोड़ने के बाद में पशु पक्षी जानवर उसका भक्षण कर जाते थे, कुछ ही चीज़ें उसके शरीर की शेष बचती थी, ठीक है। तो इसको आंशिक समाधान कहा गया। नंबर 2 हमने बात की थी पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान का मतलब ये था कि कब्र खोद करके मृतक को अंदर डाल दिया जाता था और ऊपर से मिट्टी भर दी जाती थी, ठीक है ना। तो इस चीज को क्या कहा? पूर्ण समाधान। साथ में देख रहे हैं कि कुछ मृद भांड इस प्रकार के, ठीक है ना, कुछ मृद भांड रखे जाते थे अंतिम संस्कार के समय। यहाँ पीछे की साइड ये मृतक परंपरा थी, वहां की परिपाठी थी कालीबंगा की, ठीक है। तो पूर्ण समाधान, पूर्ण समाधान कहाँ का? कालीबंगा, ठीक है। और आगे देखते हैं इसको। ये देखिएगा इस तरीके से, ये पूरा का पूरा मृतक केवल और केवल हड्डियां बची है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण या पूर्ण समाधान हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। साथ में कुछ मृद वाहन रख दिए जाते थे, ठीक है। ये वहां के संस्कार थे। अब यदि आप इसको देख रहे होंगे कंकाल को, तो आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कालीबंगा के जो लोग थे, या फिर सैंधव सभ्यता की हम बात करें, तो थोड़ा सा विशाल काय शरीर वाले लोग प्रतीत हो रहे हैं आप लोगों को। सामान्य मानव की अपेक्षा इनकी जो हाइट होती थी वो अधिक होती थी, है ना। ये चीज ध्यान रखना आप इस चीज का। तो पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण कालीबंगा, ठीक है। कुछ और देखते हैं फोटोज। ये हमने बात की थी। और देखो इस प्रकार की चीजें मिली है। तांबे की कुल्हाड़ी, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। ये जो चीजें मिली है ना, ये हड़प्पा के बाद में है, बाद की चीजें। उत्तर हड़प्पा, है ना। उत्तर हड़प्पा का मतलब समझते हैं? हड़प्पा के पतन के बाद की कुछ चीजें, जहां बाद में जो है अन्वेषण किया गया, खुदाई की गई, उत्खनन किया गया, तो वहां से कुछ ये तांबे के घेरा चौपर इस प्रकार की अग्रभाग कुछ मिले हैं इस प्रकार के, है ना। तांबे की चूड़ी मिली है, ठीक है ना। तांबे की सलाखा मिली है इस प्रकार की। तांबे की कुल्हाड़ी भी मिलती है ना। क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता में हम रखते हैं, यदि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से हम देखते हैं तो कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। वैसे भी संपूर्ण जो सैंधव सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है, ठीक है।
लेकिन राजस्थान के दृष्टिकोण से फिर से हम देखते हैं तो राजस्थान की सभ्यताओं का जब वर्गीकरण किया गया था तो इस स्थिति में जैसे आड़ गिलोंड, है ना, बड़ेश्वर, कालीबंगा, उसको इस सापेक्ष में रखा जाता है। तो कुछ इस प्रकार के कांस्य के भी वहां से औजार मिले हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये हमने बात की थी बेलनाकार मोहरों की। कालीबंगा से कुछ बेलनाकार मोहरें टाइप के इस प्रकार की चीजें मिली है, ठीक है ना। कुछ ये लिपि अंकित कुछ इस प्रकार की मोहरें मिली है, ठीक है। बेलन के आकार की मोहरें दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। तो हमने बात की थी कि कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें मिलती है। कैसी बेलनाकार मोहरें? कालीबंगा से प्राप्त, कालीबंगा से प्राप्त बेलनाकार मोहरें, बेलनाकार मोहरें जो उसके मेसोपोटामिया के साथ मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है, ठीक है। उसके पीछे कारण क्या? उसके पीछे कारण ये था क्योंकि बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया में प्रचलित थी। बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया ठीक है में प्रचलित थी। आगे बात समझ में? बेलनाकार जो मोहरें थी वो वस्तुतः कहाँ थी? मेसोपोटामिया में, है ना। तो इसलिए कुछ जब यहाँ से कालीबंगा से इस प्रकार की मोहरें मिली, ठीक है ना, तो फिर इतिहासविदों ने कुछ इस प्रकार के समीकरण बिठाने का प्रयास किया कि वस्तुतः शायद कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया और कालीबंगा के बीच में आपस में व्यापारिक संबंध रहे होंगे, इसीलिए ये बेलनाकार मोहरें यहाँ से मिली। इसके अलावा यदि हम बात करें तो राखीगढ़ी और बनावली से भी कुछ बेलनाकार मोहरें मिली है, लेकिन वो खुदाई के अंतिम चरण में मिली है, ठीक है ना। वस्तुतः ज्यादा जो बेलनाकार मोहरें मिली वो हमें कालीबंगा से मिलती है। कहाँ से? कालीबंगा से। तो इसलिए लोगों ने समीकरण बिठाने का प्रयत्न किया कि कहीं ना कहीं बेलनाकार मोहरें जो कि मेसोपोटामिया में प्रचलित थी और ज्यादा बड़ी मात्रा में मोहरें मिली है कालीबंगा से, तो इसका मतलब ये हुआ कि कालीबंगा और मेसोपोटामिया के साथ में आपस में व्यापारिक संबंध रहे होंगे, अन्यथा इस प्रकार की चीजों का आदान प्रदान तो नहीं होता था। आगे बात समझ में क्लियर है? ये कुछ चूड़ियां मिली है कालीबंगा से प्राप्त, चूड़ियां, ठीक है ना। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ ही मैंने बताया था, काली चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या था? काली चूड़ियां। इस प्रकार की कुछ जो है चूड़ियां मिली है, ठीक है ना, बिल्कुल जो है आग में पकाई हुई, ठीक है ना, मजबूत टिकाऊ, ठीक है। इस प्रकार की जो है चूड़ियाँ मिलती है कहाँ से? कालीबंगा से। खूब चूड़ियों के जो है साग से मिलते हैं कालीबंगा से। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ। हालांकि कई इतिहासविद लिखते हैं कि कालीबंगा जो शब्द है वो मूलतः पंजाबी भाषा का शब्द माना गया है ना, और उसी का शाब्दिक अर्थ निकाल लिया गया काली चूड़ियाँ। ये कुछ अब तो इस प्रकार की चीजें मिलती है, बिल्कुल जो है विनाश और पतन वाली स्थितियां, ठीक है, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण इस अवस्था में मिलता है कालीबंगा का उत्खनिज क्षेत्र। कालीबंगा उत्खनिज क्षेत्र, उत्खनित क्षेत्र, ठीक है।
चलिए, तो ये हमने बात करी कालीबंगा की। सारी चीज़ें हमने लोगों ने पढ़ ली थी, किस प्रकार से खोज की गई, कब कब क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन से यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी का जो है हल मिला है, एक साथ कई जो है फसलें उगाई जाती थी, बोई जाती थी। ये सारी की सारी चर्चा हम लोग कर चुके। अब आज दूसरा जो हम इसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं बनावली। इसी बनावली की जगह आपको कई जगह शब्द मिलता है वनवाली या बनावली, एक ही बात है। यदि बनावली मिलता है शब्द तो भी एक ही बात है, और वनवाली मिलता है तो भी एक ही बात है। अलग अलग लोगों ने थोड़ा सा शब्द अलग अलग लिखे हैं, लेकिन वस्तुतः ये शब्द एक ही है। अब हमने अब तक क्या किया है कि किसी ना किसी शब्द को पकड़ करके, किसी न किसी शब्द को पकड़ करके हम चले हैं, उस शब्द के माध्यम से पूरी की पूरी सभ्यता को हमने एक कहानी की तरह पढ़ा है और याद किया है। अब यहाँ से हमें क्या शब्द याद रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिएगा, यहाँ से आपको शब्द याद रखना है वन शब्द। आप ये क्या याद रखेंगे? वन। और वन को बोलें तो मतलब क्या? वन का मतलब क्या होगा? जंगल। केवल एक कहानी के रूप में पढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। वन का मतलब क्या है? जंगल। अब जंगल में सामान्य व्यक्ति तो रहते नहीं है, दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो जो है आदिवासी जनजातियां जो होती है वो निवास करती है वन में, और दूसरी यदि हम बात करें तो जो साधु संत जो लोग होते हैं वो निवास करते हैं वन में, ठीक है ना। तो जंगल में हम मान लेते हैं कि साधु निवास करते हैं, है ना। और साधु को हम क्या बोलते हैं? गुरुदेव। क्या बोलते हैं? बस याद करने की ट्रिक है आपकी ये, ठीक है ना। साधु को हम क्या बोल देते हैं? गुरुदेव, है ना। और जैसे ही गुरुदेव शब्द आता है तो भारतीय इतिहास में ये गुरुदेव शब्द बड़ा फेमस है। गुरुदेव बड़ा फेमस है। आप लोगों को पता है कि भारतीय इतिहास में गुरुदेव किसको कहा जाता है? गुरुदेव की उपाधि किसको प्राप्त थी? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। तो इस गुरुदेव से हमें याद रखना है, क्या याद रखना है? गुरुदेव से आपको शब्द याद रखना है रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, आपको क्या करना है? रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है। पहली बात तो इसका मतलब क्या हुआ कि बनावली की खोज किसके द्वारा की गई है? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? रविंद्र सिंह बिष्ट की। दूसरा आपको ये याद रखना कि ये जो जंगल था ये मूलतः कहां पर था? ये हरियाणा में था। कहां था? हरियाणा में। और हरियाणा का जिला कौन सा? हिसार। हरियाणा का जिला कौन सा? हिसार जिला। तो बनावली कहां है? हरियाणा में है। हरियाणा में कहां? हिसार में है। बनावली की खोज किसके द्वारा की गई है? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई। और कब की गई थी? 1973 में। 1973 ईस्वी में। कब की गई है? 1973 ईस्वी में। आगे भी आ समझ में। वनावली, वन शब्द याद रखना। वन का मतलब क्या? जंगल। जंगल में कौन निवास करते हैं? साधु। साधु जी को हम क्या बोलते हैं? गुरुदेव। और गुरुदेव के नाम से हमारे भारत में एक व्यक्ति बड़ा प्रसिद्ध है, रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की बजाय हमें क्या याद रखना है? रविंद्र सिंह बिष्ट, RS बिष्ट भी कहा जाता है। शॉर्ट में क्या मिलेगा आपको? RS बिष्ट, ठीक है। जंगल कहाँ था? हरियाणा के हिसार जिले में, ठीक है। और इसकी खोज कब की गई है? 1973 में इसकी क्या हो गई? आपकी खोज हो गई है। 1973 में इसकी क्या हो गई है? खोज हो गई। अब दूसरी चीज देखिएगा, भाई गुरुदेव है तो गुरुदेव रहेंगे जंगल में, तो वहां नदी होना जरूरी है ना। तो नदी कौन सी? गग्गर नदी। कौन सी? गग्गर नदी। अब गग्गर बोले तो क्या? वही वाली प्राचीन सरस्वती। गग्गर को हमने क्या नाम दिया था? प्राचीन सरस्वती। प्राचीन सरस्वती नदी। प्राचीन सरस्वती नदी। प्राचीन सरस्वती। आगे बात समझ में। तो ये सीधे सीधे आपके बेसिक से प्रश्न है कि बनावली की खोज किसके द्वारा? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा।
RS बेस्ड। कब की गई? 1973 में की गई। कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार में। और कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। इसी का नाम क्या है? प्राचीन सरस्वती। अब देखिएगा आगे की कहानी। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये जो गुरुजी हैं, ये गुरुजी यहाँ हरियाणा के हिसार में यहाँ पर बढ़िया सा सुंदर सा इन्होंने मकान बनाया इस तरीके से, ठीक है। बढ़िया सा सुंदर सा इन्होंने क्या बनाया? मकान बनाया। ये लो साहब, सुंदर सा मकान हो गया ये, ठीक है। इस तरीके से बढ़िया छत डाल करके गुरुजी ने सुंदर सा मकान बना रखा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ बढ़िया सी खिड़कियाँ भी रख रखी हैं, ठीक है। ये लो साहब, ये घर का मुख्य दरवाजा हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसी घर के सामने यहाँ बढ़िया सा सुंदर सा पेड़ है, और इस पेड़ के नीचे बढ़िया सा गुरुजी ने खाट लगाया। गुरुजी ने क्या लगाया है? खाट लगाया, बढ़िया सा सुंदर सा, और बढ़िया मसन डाल करके यहाँ पर ये आपके गुरुजी बैठे हैं। और इनके सामने कौन बैठेगी भाई? गुरानी जी, ठीक है ना। ये लो साहब, गुरु माता और गुरुजी दोनों बैठे हैं आराम से। अब गुरु माता के दिमाग में एक चीज आई। क्या आई? क्या जी सुनते हो? तो गुरुजी ने कहा हाँ जी सुनाओ। कि देखो मैंने ना गेहूँ खा लिए। कहाँ खाए थे गेहूँ? हड़प्पा में। बाजरा खा लिया। कहाँ खाए? लोथल में। चावल खा लिया। कहाँ पर खाया? लोथल में। मैंने जो खाए कहाँ पर खाए? हड़प्पा में। लेकिन जहाँ मैंने हड़प्पा में जो खाए थे ना, वो बढ़िया अच्छे नहीं थे। इसलिए मेरे तो जो है ना, जो कि उत्तम किस्म की खेती करो, बढ़िया सी, है ना, उत्तम किस्म की क्या करो? खेती करो, और मैं फिर उसकी बढ़िया सी रोटी बनाऊंगी। गुरुजी को आदेश दे दिया। अब गुरुजी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? भाई गुरुजी अभी कालीबंगा पढ़ के आए थे। पत्नी को नाराज करना बड़ा खतरनाक साबित हो जाता है ना। तो गुरुजी ने तुरंत प्रभाव से कहा कि जो आज्ञा देवी। तुरंत प्रभाव से खेती कर ली। कौन सी? जौ की। जब हमने हड़प्पा पढ़ा था तब उस समय मैंने आपको विशेष रूप से बताया था कि जौ के प्रथम शाख से हमें कहां से मिलते हैं? हड़प्पा से। कहां से? हड़प्पा से। लेकिन उत्तम किस्म की जौ के शाख से, किसके? उत्तम किस्म की जौ के शाख से हमें कहां से मिलते हैं? बनावली से। तो पहली चीज याद रखिएगा, उत्तम किस्म की जौ के शाख से, उत्तम किस्म की जौ के शाख से, ये प्रश्न सीधा सीधा आपका आता है। देखो ध्यान से सुनना, यहीं पर एग्जामिनर आपको फांसता है। किस तरीके से? प्रश्न क्या दिया जाता है कि जौ के प्रथम शाख से कहां से मिलते हैं? आपका उत्तर होना चाहिए हड़प्पा। लेकिन शब्द यहां पर क्या लग जाएगा? उत्तम किस्म। क्या लगेगा? जैसे ही उत्तम किस्म आपका शब्द लगेगा, आपका आंसर चेंज हो जाएगा और कहां पर चला जाएगा? बनावली। ठीक है ना। उत्तम किस्म की जौ के शाख से कहां से मिलते हैं? हमें बनावली से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? तो देखिए, गुरानी जी ने या गुरु माता ने कहा, गुरानी तो होता नहीं है कोई शब्द, गुरु माता ही होता है।
तो गुरु माता ने कहा, तो इसलिए गुरुजी ने खेती करी कौन सी, जौ की। कौन सी, जौ की खेती करी। बढ़िया रोटी सोटी बना रहे थे। अब गुरुजी के अचानक दिमाग में कीड़ा चला। क्या चला? गुरुजी ने कहा, अजी सुनती हो? कि हाँ जी सुनाओ। कि मैं सोच रहा हूँ कि है ना, ये लूखी रोटी अच्छी नहीं लगती है ना, 2-4 भैंस ले आता हूँ तेरे लिए है ना, और बढ़िया उसका दूध भी पियेंगे, दही वही जमा करके चुपड़ के खाएंगे। गुरानी जी ने जैसे ही, गुरु माता ने जैसे ये बात सुनी, गुरु माता की चोटी खड़ी हो गई है ना। बड़ा गुस्सा आया। अरे आप लेके आओगे भैंस, उसका गोबर कौन डालेगा? मेरे नाखून खराब हो जाएंगे क्या? उसका गोबर कौन डालेगा? मैं नहीं डालने वाली। अच्छा चुपड़ के खानी है ना आपको, एक काम करोगे क्या? आबेल मुझे मार वाली कहानी हो गई है। एक काम करो, क्या करो, तिल की खेती करो, बढ़िया तिल्ली का तेल निकालेंगे, तिल्ली का तेल निकालेंगे, बढ़िया चूर चूर के खाएंगे। आगे बात समझे? गुरुजी ने कहा ठीक है देवी, कोई बात नहीं, करेंगे खेती। तो देखो ध्यान से सुनना, तिल की खेती या तिल के ढेर, तिल की खेती या तिल के ढेर, तिल के ढेर, ठीक है ना। कहां से मिलते हैं हमें? बनावली से। और तिल के साथ में एक चीज और ध्यान रखना कि सरसों, ठीक है ना। तिल के साथ क्या? सरसों की खेती या सरसों के ढेर, या सरसों के ढेर कहां से मिले हमें? बनावली से। तो 3 प्रकार की खेती कर ली गई है। कितने प्रकार की खेती कर ली गई है? 3 प्रकार की खेती कर ली गई है। किसके द्वारा कर ली गई? गुरुजी के द्वारा। कौन कौन सी? देखो, उत्तम किस्म के जौ के साग से तिल की खेती या तिल के ढेर के साग से कहां से मिलते हैं? सीधा सीधा प्रश्न बनता है आपका, बनावली। सरसों की खेती या सरसों के ढेर के साग से हमें कहां से मिलते हैं? बनावली से मिलते हैं। 3 प्रकार की खेती हो गई है। उत्तम किस्म का जौ, तिल और सरसों। अब एक चीज सोचिएगा कि 3 प्रकार की खेती करी, अब खेती करेगी तो खेत में जानवर आएंगे कि नहीं आएंगे? भाई जानवरों से रक्षा भी तो करनी पड़ेगी ना, यस और नो? जानवरों से रक्षा करनी पड़ेगी। अब रक्षा करने के लिए कोई ना कोई औजार बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? औजार बनाना पड़ेगा। और औजार यदि बनाएंगे तो गुरुजी ने क्या बनाया था? तांबे के बाणाग्र, तांबे के बाणाग्र, ठीक है ना। तांबे के बाणाग्र के साग से कहां से मिलते हैं? बनावली से। बाणाग्र का मतलब समझते हो क्या? ये बाण का जो अगला ये जो भाग होता है, ये तीखा तिकोना ये जो भाग होता है ना, ये क्या कहलाता है? बाणाग्र कहलाता है। हमने कालीबंगा से भी इस प्रकार के बाद में प्राक उत्तर हड़प्पा काल में मिले, ठीक है। इस प्रकार की तीर होती है ना। तीर का अगला जो हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है? बाणाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? बाणाग्र, ठीक है। देखिएगा, ये वाला भाग, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है आपका? तांबे के बाणाग्र। ये भी क्या है? तांबे के बाणाग्र। कहां से मिले? बनावली से प्राप्त है, ठीक है। बनावली से प्राप्त, हड़प्पा काल के हैं। कौन से काल के हैं? हड़प्पा काल के तांबे के बाणाग्र। और मूलतः यदि हम बात करें, ध्यान से सुनना, मूलतः यदि हम बात करते हैं ना, तो ये जो चीजें मिली है ये कालीबंगा संग्रहालय है एक। क्या है? कालीबंगा संग्रहालय। वहां पर भी ये आपको रखे हुए मिलेंगे, ठीक है। हनुमानगढ़ कालीबंगा संग्रहालय, हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में है, ठीक है। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में, ठीक है। ये इस प्रकार के तांबे के बाणाग्र मिले हैं। क्या मिला है? तांबे के बाणाग्र। मतलब तांबे का ये जो बाण का अगला जो हिस्सा होता है ना, ये आपका क्या कहलाता है? बाणाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? बाणाग्र। बात क्लियर है? तो देखो, जानवरों से रक्षा करने के लिए इसने गुरुजी ने क्या बनाए? तांबे के बाणाग्र बनाए। क्या बनाए? तांबे के बाणाग्र। अब देखो इतनी सारी भाई, ये जब खेती कर रहा है, अनाज हो रहा है, क्या अनाज
हो रहा है। अब अनाज हो रहा था, अनाज को संग्रहण करने के लिए, खाने के लिए कुछ बर्तनों की भी तो जरूरत पड़ेगी, यस और नो? जरूरत पड़ेगी ना? तो जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसने मिट्टी के मृद भांड, है ना, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन कहां से मिलते हैं? ध्यान से सुनना, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तनों का साक्ष्य, मिट्टी के बर्तन कहां से मिलते हैं आपको? बनावली से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? बनावली से। इतनी बात क्लियर हो गई? देखो, जो तिल, सरसों, तांबे के बनाग्र और मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य भी हमें कहां से मिलते हैं? बनावली से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? बनावली से। आगे बात समझ में क्लियर है? अब देखो, गुरुजी हैं, तो गुरुजी हैं तो किसी ना किसी की पूजा भी तो करेंगे, यस और नो? पूजा भी तो करेंगे, और पूजा करेंगे किसकी करेंगे? मातृदेवी की, ठीक है ना? तो यहीं से हमें मातृदेवी की मृण मूर्तियां मिलती है। ये इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, ये हड़प्पा से इस प्रकार की मातृदेवी की मृण मूर्तियां मिली हैं। ये मातृदेवी की क्या मिली है? मृण मूर्तियां मिली है। कहां से? हड़प्पा से भी मिली है, बनावली से भी मिली है, लोथल से भी मिली है। तो मातृदेवी की मृण मूर्तियां मिली हमें कहां से? लिख देता हूं मैं, मातृदेवी मृण मूर्ति। मृण मूर्ति, मृण मूर्ति का मतलब समझते हैं ना, मिट्टी से बनी हुई मूर्ति, ठीक है ना? कहां कहां से मिली है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, वे बनावली से प्राप्त हुई है। बनावली से प्राप्त हुई है। इसके अलावा भी कई स्थानों से मिलती है, इसके अलावा भी कई स्थानों से मिलती है। राखीगढ़ी से भी कुछ इस प्रकार की मृण मूर्तियां मिलती है। तो दोस्तों, यहां से एक लॉजिकल प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है आप लोगों का? कि सेंधव समाज किस प्रकार का समाज था? तो यहाँ पर उत्तर आपको याद रखना है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादातर स्थलों से हमें मातृदेवी की मृण मूर्तियां मिलती है। क्या मिलती हैं? मातृदेवी की मृण मूर्तियां मिलती हैं। इसलिए यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था, सेंधव जो समाज था, वो मूलतः मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक परिवार होने का मतलब क्या होता है? मतलब क्या है कि जहां एक तरीके से यदि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पितृसत्तात्मक परिवार है। सत्ता किसकी चलती है? पिताजी की। जो पिताजी ने कहा वही मानना पड़ेगा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में इसके विपरीत चीजें थी, इसके विपरीत चीजें थी। परिवार की जो मुखिया होती थी वो कौन होती थी? माता होती थी, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि ज्यादातर जो है संपूर्ण सेंधव सभ्यता में ज्यादातर जो है मातृदेवी की मृण मूर्तियां मिलती है इस प्रकार की, ठीक है ना? आग में पका लिया जाता था इनको, और आग में पकाने के बाद में यही मातृदेवी की मृण मूर्तियां क्या कहलाती थी? टेराकोटा कहा जाता था। आग में पकी हुई मृण मूर्तियों को, ध्यान से सुनिएगा, ये यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। आग में पकी हुई मृण मूर्तियों को क्या कहा जाता था? टेराकोटा। क्या कहा जाता था? टेराकोटा। तो इस प्रकार की मातृदेवी की कुछ मृण मूर्तियां मिलती है। ये भी देखो, मातृदेवी की मृण मूर्ति है। ये वाली जो मूर्ति है आपकी मूलतः मोहनजोदड़ो से मिली है ना? मोहनजोदड़ो से प्राप्त। मातृदेवी, मातृदेवी की मृण मूर्ति। आगे बात समझ क्लियर है? तो इस प्रकार से मातृदेवी की मृण मूर्तियां मिलती है, जिससे ये प्रतीत होता है कि सेंधव समाज जो था वो वस्तुतः मातृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक नहीं होकर के कैसा था? मातृसत्तात्मक। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि मातृदेवी की क्या मिलती है?
मृण मूर्तियां मिलती हैं। बनावली से मातृ देवी की मृण मूर्तियां मिलती हैं। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। मातृ देवी की क्या मिलती है? मृण मूर्तियां। कहाँ से मिलती है? बनावली से मिलती है, क्योंकि गुरुजी मातृ देवी की क्या करते थे? पूजा करते थे। क्या करते थे? पूजा करते थे। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमने नगर नियोजन की बात की, सैंधव सभ्यता की, तब मैंने आप लोगों को कहा था, मैंने आपको कहा कि संपूर्ण सैंधव सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता जो मानी जाती है, ये सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है, एक तो उसका नगरीकरण, नगरीय विन्यास, ठीक है, और दूसरी चीज उसकी नाली व्यवस्था, उसकी नाली व्यवस्था। क्योंकि संपूर्ण सैंधव सभ्यता जो है उसकी उन्नत किस्म की नाली व्यवस्था थी, ठीक है ना। बड़ी बड़ी नालियां होती थी घर के बाहर से बिल्कुल जो है ढकी हुई, और कहीं पर भी आपको वहां पर जो है कीचड़ वगैरह की इस तरीके की चीजें नहीं थी, बिल्कुल शहर से बाहर वो चीजें चली जाती थी। तो नाली व्यवस्था उस समय भी तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा सक्षम थी। लेकिन देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं किसकी? वनवाली की। वनवाली की, वन का मतलब क्या है? जंगल है। तो आप खुद सोचिएगा, आप खुद सोचिएगा, क्या सोचेंगे कि साहब यदि वन है और वन में यदि हम नाली बना भी देंगे तो क्या वो नाली रहेगी? नहीं, वो तो मिट्टी से वापस रख जाएगी। इसलिए संपूर्ण सैंधव सभ्यता में एकमात्र ऐसा स्थल माना जाता है, कौन सा? बनावली, जहां से नाली व्यवस्था के किसी भी प्रकार के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। बहुत सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आप लोगों का, यदि बनावली से प्रश्न पूछा जाएगा तो यहां या तो ये यहां से प्रश्न बनता है आपका, जो यहां से अनाज के जो ढेर मिले हैं, दूसरा यदि प्रश्न बनता है तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है नाली व्यवस्था वाला। कौन सा? नाली व्यवस्था वाला। संपूर्ण सैंधव सभ्यता की यदि हम बात करें तो संपूर्ण सैंधव सभ्यता में बनावली एकमात्र ऐसा स्थल है, बनावली एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से नाली व्यवस्था का हमें अभाव मिलता है। तो नोट के साथ में एक चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, कि संपूर्ण सैंधव सभ्यता में, संपूर्ण सैंधव सभ्यता में, सैंधव सभ्यता में बनावली एकमात्र ऐसा स्थल, एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से नाली व्यवस्था का अभाव मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कुएं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। कुएं के साक्ष्य यहां से कुछ प्राप्त हुए हमें, कहां से? बनावली से। कुछ फोटोज में आप लोगों को दिखा देता हूं, ये देखिएगा, बनावली से प्राप्त कुआं इस प्रकार का, ठीक है। अब ये कुआं भी जो है वो एक तरीके से ईंटें हैं, ठीक है ना, ईंटों का प्रयोग करके इस प्रकार के कुएं के साक्ष्य मिलते हैं हमें, कहां से? बनावली से। तो बनावली से प्राप्त
कुएं के साग से, ठीक है। बनावली से प्राप्त कुआं इस प्रकार का था, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने कर ली है किसकी, बनावली से। मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ मिलती है हमें कहाँ से, हड़प्पा से मिलती है, मोहनजोदड़ो से मिलती है और बनावली से मिलती है। ये इस प्रकार की एक मातृ देवी की मृण मूर्ति हमें मिलती है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। चलिए अब हम बात करते हैं सुरकोटड़ा की। सुरकोटड़ा, ध्यान से सुनिएगा, वही वाली बात। अब तक हमने कोई ना कोई एक शब्द को पकड़ा है और उस शब्द को पकड़ करके हमने पूरी की पूरी सभ्यता याद कर ली है, ठीक है। जैसे बनावली में हमने शब्द पकड़ा वन, है ना, इस वन को लेकर के चले और पूरी की पूरी चीज़ें एक दूसरे से जोड़ करके अब तक हमने सारी चीज़ें पढ़ी है। अब यदि हम बात करें सुरकोटड़ा की, किसकी, सुरकोटड़ा की, तो आपको इसमें शब्द कौन सा याद रखना है, इसमें आपको शब्द याद रखना सुर। कौन सा शब्द याद रखेंगे आप, सुर। अब इस सुर का मतलब हमने जब छोटे छोटे बच्चे थे जब, है ना, हमने पर्यायवाची बहुत पढ़े, अनुलोम विलोम विलोम भी हमने पढ़े, है ना, विलोम शब्द भी पढ़े। सुर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सुर और असुर हमने पढ़े होंगे। सुर का मतलब देवता, सुर का मतलब क्या, देवता। तो इस सुर को याद रखना है और सुर का मतलब यहां पर मैं लिख रहा हूं शब्द, क्या लिख रहा हूं, देवता। सुर का मतलब क्या लिख रहा हूं मैं, देवता, ठीक है। अब देवता को हम क्या बोलते हैं भाई, जितने भी देवता है, जितने भी देवता है वो सारे के सारे देवता हमारे लिए क्या है, हमारे पालनहार है, हमारे पालनहार है, हमारे रक्षक है, संपूर्ण संसार की रक्षा करते हैं, है ना। अब यहां पर शब्द याद रखिएगा कि संपूर्ण संसार की रक्षा करते हैं, इसका मतलब क्या है, जग के पति हैं। क्या है, जग के क्या है, पति है। पति का मतलब रक्षक होता है, पति का मतलब क्या होता है, रक्षक होता है, ठीक है ना। तो जग का रक्षक, ठीक है ना, जगपति। और आगे शब्द याद रखिएगा जोशी। क्या याद रखेंगे, जगपति जोशी। इसका मतलब ये हुआ कि सुरकोटड़ा की खोज किसके द्वारा की गई थी, जगपति जोशी के द्वारा। किसके द्वारा, जगपति जोशी के द्वारा। अब आगे की कहानी क्या होती है सुनिएगा ध्यान से। जगपति जोशी जी स्वर्ग में बैठे हैं, है ना, और ये बात कब की है, 1964, 1964 ईस्वी। बात कब की है, 1964 ईस्वी की। तो दूसरा आपका ये बन गया कि सुरकोटड़ा की खोज कब की गई, 1964 ईस्वी में। किसके द्वारा, जगपति जोशी के द्वारा। अब ये जगपति जोशी जी 1964 में स्वर्ग में बैठे बैठे आराम से मस्ती से टीवी देख रहे हैं। देखो बढ़िया सी टीवी लगा रखी है इन्होंने, है ना, टाइम पास के लिए। और यहाँ टीवी देख रहे थे और इस टीवी में अचानक देखा कि कौन आए, अमिताभ जी आए, अमिताभ बच्चन आए। कौन बनेगा करोड़पति वाले, ठीक है, कौन आए, अमिताभ बच्चन आए। और अमिताभ बच्चन ने कहा कि एक बार तो आओ गुजरात में। अमिताभ बच्चन या अमित जी, आप लोगों को पता होना चाहिए कि गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है ना। तो बस ये याद रखना है कि जगपति जोशी जी 1964 में बैठे बैठे क्या देख रहे थे, स्वर्ग में टीवी देख रहे थे। और टीवी देख रहे थे, टीवी में कौन आए थे, अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन जो है गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर, इसीलिए कहाँ बुलाया, गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में। आपसे सीधा सीधा प्रश्न आता है कि सुरकोटड़ा कहाँ पर है, गुजरात में। और अमित जी गुजरात में भी कहाँ बुलाते हैं विशेष रूप से, कच्छ के रण में। क्योंकि यदि कहीं धरती पर स्वर्ग है ना तो वो कच्छ का रण है। जब पूर्णिमा की रात्रि को
चांद अपने पूर्ण स्वभाव पर होता है, उसी समय जब देखते हैं तो कच्छ के रण का प्रत्येक कण स्वर्णिम या सोने की भांति चमक उठता है। तो ऐसे लगता है कि स्वर्ग में आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं? स्वर्ग में। इसलिए गुजरात में भी कहाँ? कच्छ के रण में। गुजरात में कच्छ का रण। ये याद रखना है कि सुरकोटड़ा कहाँ पर है? तो गुजरात में है। गुजरात में कहाँ पर है? कच्छ के रण में। अब भगवान आएंगे, जगपति जोशी जी आएंगे। किससे आएंगे? उस समय एरोप्लेन तो थी नहीं भाई, घोड़े पे बैठ के आएंगे। याद रखना, किस पे बैठ के आएंगे? घोड़े पे बैठ के आएंगे। ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण बनता है कि घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े के साक्ष्य, कई जगह आपको शब्द मिलेगा, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है घोड़े के साक्ष्य कहां से मिलते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है घोड़े के अस्थि पंजर कहां से मिलते हैं। तो दोस्तों याद रखना कि जगपति जोशी जी जब सुरकोटड़ा आए थे तो किस पे बैठ करके आए थे? घोड़े पर। किस पे बैठ के आए? तो मैं केवल यहां पर शब्द लिख रहा हूं, घोड़ा, ठीक है ना। घोड़े पर बैठ कर के आए। किस पे बैठ के आए? घोड़े पे बैठ के आए। घोड़ा इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर कि पूछो मत कितना सुंदर, ठीक है। इतना सुंदर था कि सुरकोटड़ा में एक उत्पाती जीव था, उसको बड़ी ईर्ष्या हुई कि यार इतना सुंदर घोड़ा कैसे लेके आएंगे, है ना। और उस घोड़े को उन्होंने क्या मार दिया? मारा पत्थर, मामला खत्म हो गया, है ना। घोड़ा नीचे गिरा, जगपति जोशी भी, भगवान भी नीचे गिरे, है ना। और नीचे गिरे, घोड़ा बेचारा मर गया। तो इनको भगवान को क्या आया? गुस्सा आया। क्या आया? अब भगवान को जब जब गुस्सा आता है तब तब क्या होता है? विनाश। क्या होता है? विनाश होता है। आगे बात समझे। तो संपूर्ण सैंधव सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जो हमें विनाश के साक्ष्य देता है। विनाश या पतन के साक्ष्य, विनाश या पतन के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? सुरकोटड़ा से। अब चारों तरफ विनाश हो गया, आग लग गई, भगवान को भाई गुस्सा आया, तीसरा नेत्र खुल गया होगा, है ना। अब आग लगी तो उसमें घोड़ा जल गया और घोड़े की केवल और केवल क्या बची? अस्थियां बची। क्या बची? अस्थियां। और इन घोड़े की अस्थियों को उसने किस में तोला? तराजू में। किस में? तराजू। तो तराजू के दो पलड़े साक्ष्य कहां से मिलते हैं हमें? सुरकोटड़ा से। संपूर्ण सैंधव सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है जो कि उसके विनाश या पतन के साक्ष्य दर्शाता है? तो कौन सा है? सुरकोटड़ा है। सुरकोटड़ा कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? कच्छ के रण में है। सुरकोटड़ा की खोज जगपति जोशी के द्वारा 1964 ईस्वी में की गई थी। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े के अस्थि पंजर, अस्थि पंजर या मैं शब्द लिख दूं अस्थि अवशेष, घोड़े के अस्थि पंजर या घोड़े के अस्थि अवशेष हमें कहां से मिलते हैं? सुरकोटड़ा से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? सुरकोटड़ा से। दूसरे याद आपको याद रखना है कि तराजू के दो पलड़े, तराजू के दो पलड़े, तराजू देखा ना आप लोगों ने? तराजू में पलड़े दो ही होते हैं हमेशा, है ना, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तराजू के दो पलड़े कहां से मिलते हैं हमें? सुरकोटड़ा से। कहां से मिलते हैं? सुरकोटड़ा से। और नोट लगा करके मैं यहां पर लिख रहा हूं कि सुरकोटड़ा एकमात्र ऐसा स्थल है, एकमात्र ऐसा स्थल है, ऐसा स्थल है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के या सिंधु सभ्यता के पतन या विनाश के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता से के पतन और विनाश के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं। तो आपको विशेष रूप से याद रखना है सुरकोटड़ा।
कहाँ से? सुरकोटड़ा। आगे जब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों की, तब हम बात करेंगे विशेष रूप से जो सबसे प्रमुख और प्रामाणिक जो कारण माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का, तो दोस्तों वो माना जाता है आपका जलवायु परिवर्तन। क्या चीज? जलवायु परिवर्तन, बाढ़, इस तरीके की चीजों का उल्लेख मिलता है। और जलवायु परिवर्तन के लिए हाल ही में थार के मरुस्थल से एक स्थल मिला है जिसका नाम है वेंगीकोट, और गुजरात का एक स्थल और मिला है जिसका नाम है करीमशाही। ठीक है ना? ये दोनों स्थल भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को दर्शाते हैं, लेकिन ये अभी हाल ही की खोज है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है क्या? सुरकोटड़ा। सारी की सारी चीजें आपकी हो गई है। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होगी। कुछ मैं आपको साक्ष्य बता देता हूं सुरकोटड़ा के। ये देखिएगा, हमने बात की थी कि सुरकोटड़ा से हमें घोड़े के अस्थि अवशेष मिलते हैं, घोड़े के अस्थि पंजर मिलते हैं, इस प्रकार की, है ना, घोड़े की हड्डियां मिली है। ठीक है ना? और भी कई चीजें मिली है घोड़े की। ठीक है, तो सुरकोटड़ा से प्राप्त घोड़े के अस्थि अवशेष, घोड़े के अस्थि अवशेष। आगे बात समझ क्लियर? अब यहां पर एक चीज आपको और विशेष रूप से ध्यान रखनी है। विशेष रूप से क्या ध्यान रखनी है? आरपीएससी एक प्रश्न पूछता है, देखो बहुत बार पूछता है और हजारों बार पूछा जा चुका है, और भी आगे जो है आने की पूरी उम्मीद है, संभावना है। पीएससी प्रश्न पूछता है, और प्रश्न क्या पूछता है कि सैंधव सभ्यता के लोग किस पशु या किस जानवर से अपरिचित थे? आगे बात समझे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किस जानवर से अपरिचित थे? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है आपसे। तो दोस्तों इस संदर्भ में याद रखना कि वहां पर आरपीएससी आपका जो उत्तर मानती है, वो उत्तर क्या मानती है? सुरकोटड़ा। क्या मानती है? सुरकोटड़ा। अब अभी हमने बात करी है कि सुरकोटड़ा से हमें घोड़े की बोन्स मिली है, अस्थि अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो फिर अपरिचित कैसे हुए दोस्तों? है ना? आरपीएससी उत्तर मानता है कि घोड़े से अपरिचित थे, लेकिन हमें तो अस्थि अवशेष मिलते हैं घोड़े के। कहां से मिलते हैं? सुरकोटड़ा से। किस जानवर से अपरिचित थे? तो घोड़ा। उत्तर क्या करना है? घोड़ा, क्योंकि पीएससी उसमें उत्तर मानता है घोड़े को। लेकिन वही पीएससी दोबारा प्रश्न पूछती है कि घोड़े के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? तो सुरकोटड़ा से, मोहनजोदड़ो से भी मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत मिले। ठीक है, यदि हम बात करें लोथल की, तो लोथल की हमने चर्चा की थी कि वहां से लोथल से जो है घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। घोड़े की क्या मिली है? मृण मूर्ति मिलती है। तो यह आपको विशेष स्मरणीय तथ्य हो जाता है कि वही पीएससी दो तरीके के प्रश्न पूछती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर से अपरिचित थे? आपको उत्तर देना है घोड़ा। और वही पीएससी प्रश्न पूछता है कि घोड़े के साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिलते हैं? कहां से मिलते हैं? तो 3-4 उसमें ऑप्शन आएंगे, और यदि कहां से मिलते हैं तो उसमें केवल एक ही ऑप्शन आएगा आपका, सुरकोटड़ा। क्या आएगा? सुरकोटड़ा। अब इस स्थिति में भी आपको एक चीज और याद रखनी है कि केवल ये प्रश्न पूछा जाए कि कहां से प्राप्त होते हैं, तो वहां पर यदि ऑप्शन में सुरकोटड़ा भी हो, मोहनजोदड़ो भी हो और लोथल भी हो, ठीक है ना, तो आपको उत्तर क्या करना है? सुरकोटड़ा करना है। क्योंकि ज्यादातर इतिहासविदों ने, ज्यादातर जो इतिहासकार थे, उन्होंने एक चीज बात मानी है कि भाई जो विशेष रूप में जो अवशेष मिले हमें, है ना, वो अवशेष मिले हमें कहां से? सुरकोटड़ा से। क्योंकि सुरकोटड़ा से अस्थि अवशेष मिले हैं।
क्या मिले? अस्थि अवशेष। मोहनजोदड़ो से केवल घोड़े का दांत मिला, हो सकता है कि पहचानने में गलती हो गई हो। लोथल से केवल प्रतीकात्मक जो है मूर्ति ही प्राप्त होती है, लेकिन अस्थि अवशेष हमें विशेष रूप से कहाँ से मिलते हैं? सुरकोटड़ा से। कहाँ से? सुरकोटड़ा से। क्लियर है आपका? तो नोट लगा के लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए नोट। कि सेंधव लोग घोड़े से अपरिचित माने जाते हैं। क्योंकि घोड़े के साख से या हम बात कर लेते हैं अस्थि अवशेषों की। घोड़े के अवशेष खुदाई के अंतिम चरण से प्राप्त होते हैं। खुदाई के अंतिम चरण से प्राप्त होते हैं। अतः इन्हें प्रामाणिक नहीं माना गया है। प्रामाणिक नहीं माना गया है। तो ये बात हमने कर ली, ठीक है ना। ये कुछ सुरकोटड़ा नगर की तस्वीरें हैं, बाद में जारी की गई, ठीक है। सुरकोटड़ा नगर, सुरकोटड़ा नगर ये कालीबंगा से प्राप्त सोड़ी तो सुरकोटड़ा की हमने बात कर ली। अब हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं रोपड़ की। रोपड़ वही वाली ट्रिक, कोई ना कोई शब्द को पकड़ के हम लोग चल रहे थे, ठीक है ना। तो रोपड़, अब इसमें कैसे याद रखना है, इसमें अलग अलग करना है शब्दों को, रो और पड़। कैसे याद रखोगे? रो और पड़, ठीक है ना। रो के पड़, कहां पर पड़? सतलज में। कहां पर? सतलज में। आगे बात समझ। रो के पड़ कहां पर? सतलज। और सतलज कहां पर है? पंजाब में। सतलज कहां पर है? पंजाब में। तो रोपड़ पहली बात तो याद रखना कि कहां पर है? पंजाब में है। नदी कौन सी है? तो सतलज नदी है। अब रो के कौन पड़े?
रोके वही पड़े जिसने कुछ खराब गलत काम किया। और गलत काम किसने किया था? कालीबंगा में हमने बात की थी, है ना। बीबी लाल हो गई थी, है ना। तो बीबी रोते रोते किस में पड़ी? सतलज में। तो दोस्तों याद रखिएगा कि रोपड़ की खोज किसके द्वारा? बीबी लाल के द्वारा, बीबी लाल के द्वारा। तो देखो बीबी रोते रोते पड़ गई कहां पर? सतलज में। सतलज कहां? पंजाब, ठीक है ना। आगे बात समझिए, क्लियर है। अब यहां रोपड़ की खोज को लेकर के थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है चीजें, क्योंकि स्वतंत्र भारत में सबसे पहला खोजा गया स्थल माना जाता है कालीबंगा, और सबसे प्रथम उत्खनित क्षेत्र माना जाता है आपका रोपड़, ठीक है। तो जब कालीबंगा का सन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, कई जगह 1950-51 मिलता है कालीबंगा की खोज, 51 ज़्यादातर मिलता है। तो इसका भी जो है खोज कई जगह 1950 मिलता है, कई जगह 1951 मिलता है। तो थोड़ी सी चीज़ें कंट्रोवर्शियल है। केवल इतना सा दिमाग में याद रखना कि रोपड़ की खोज किसके द्वारा की गई थी? बीबी लाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बीबी लाल के द्वारा। लेकिन कालीबंगा के बाद में हुई है, कालीबंगा के बाद में हुई है। कालीबंगा की जो हम खोज मानते हैं ना, वो ज़्यादातर हम कहाँ मानते हैं, कब की मानते हैं? 1951 की। हालांकि तिथियां दो मिलती है, 1951 और 1953, लेकिन जो ज़्यादातर प्रामाणिक जो तिथि मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? 1951, ठीक है। तो खोज बीबी लाल के द्वारा 1950-51, यहाँ स्टार बना के मैं एक चीज लिख रहा हूं, कालीबंगा के बाद खोजा गया। कालीबंगा के बाद खोजा गया। ठीक है। अब दूसरी चीज, इसी रोपड़ को एक तो कहा जाता है रूपनगर। क्या कहा जाता है? रूपनगर। और इसी को हमने बात करी थी कोटला निहंग खान। यदि उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये कालीबंगा से पहले स्थित था। स्वतंत्र भारत में केवल और केवल सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थलों की हमने चर्चा करी थी, रंगपुर की और रोपड़ की। एक तरीके से रोपड़ तो इसका नाम बाद में हुआ है, पहले इसका किस नाम से जाना जाता था? कोटला निहंग खान। तो कोटला निहंग खान के रूप में इसकी जो खोज हुई थी वो 1947, ठीक है, से लेकर के 50 के बीच में, 1947 से लेकर के 50 के बीच में। लेकिन यहाँ से इस तरीके का प्रश्न आपका आता नहीं है, कभी भी इस तरीके का ये प्रश्न नहीं आया कि जो है रोपड़ की खोज कब की गई, सन वाला, क्योंकि चीज़ें कंट्रोवर्शियल मिलती है थोड़ी सी, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। कुछ चीज़ें रोक के पढ़, किसमें? सतलज में कौन पड़ी? बीबी लाल पड़ी, ठीक है ना। और अकेली पड़ी किया? नहीं, साथ में कुत्ते को लेके पड़ी, ठीक है ना। तो मानव के साथ कुत्ते के सवादान के साक्ष्य, कुत्ते के सवादान के साक्ष्य, मानव के साथ कुत्ते के सवादान के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? रोपड़ से मिलते हैं। और लास्ट बात कि रोपड़ का उत्खनन देखो कैसे, मानव के साथ कुत्ते के समाधान के साक्ष्य, बीवी पड़ गई किसमें? सतलज में, हड्डियां ही नहीं मिली, तो लास्ट में केवल और केवल सीधे सीधे क्या करवा दिया? यज्ञ करवा दिया। इसीलिए याद रखिएगा यज्ञदत्त शर्मा। उत्खनन किसके द्वारा किया गया? यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। कब? 1955-56 में, 1955-56 में। और विशेष बात क्या? स्वतंत्र भारत में सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा, स्वतंत्र भारत में प्रथम उत्खनित क्षेत्र माना जाता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम उत्खनित क्षेत्र कौन सा माना जाता है?
तो रोपड़ माना जाता है। स्वतंत्र भारत में खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा माना जाता है? तो कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार का कोई भी संशय रहे तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, हम आपके समस्त संशयों का निवारण करेंगे। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे, खुशी रखे, प्रसन्नचित्त रखे, आह्लादित रखे और आपके संपूर्ण परिवार को इस संसार की समस्त खुशियाँ मिले। इन समस्त शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।